है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म समझने से पहले अपन पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है उसके अंदर थोरेसिक केज जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन देखते हैं कि थोरेसिक केज जो होता है या जिसको थोरेसिक चेंबर बोलते हैं वो किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले अपन थोरेसिक केज के बारे में या थोरेसिक चेंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो थोरेसिक केज है या थोरेसिक चेंबर है यही रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, जो थोरेसिक केज होता है, थोरेसिक केज या जिसको थोरेसिक चेंबर बोलते हैं, इसी थोरेसिक केज या चेंबर में जो लंग्स होते हैं वो अंदर की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक केज किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जो थोरेसिक केज है उसकी जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, तो ये एंटीरियर सरफेस है वो क्लेविकल और नेक पार्ट जो होता है, नेक रीजन जो होता है उससे बनी होती है। कहने का मतलब है थोरेसिक केज की एंटीरियर सरफेस पर क्या पाया जाता है, क्लेविकल पाई जाती है और नेक पाई जाती है। क्लेविकल है, बोन्स होती हैं जो एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, थोरेसिक केज की एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, प्लस यहाँ पर इसके अंदर नेक रीजन प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि थोरेसिक केज है उसकी पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, पोस्टीरियर सरफेस, इस पोस्टीरियर सरफेस पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद में देखते हैं डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस है, इस डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में देखिए वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम और रिब्स प्रेजेंट होती है। और फिर बात करते हैं अपन लेटरल सरफेस की, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस पर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, प्लस जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है। तो देखिए, कोई पूछे आपसे कि जो थोरेसिक केज है ये किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो देखिए, थोरेसिक केज है उसकी इंटीरियर सरफेस है वो क्लेविकल, बोन्स और नेक रीजन है इससे बनी होती है, या ऐसे कह सकते हैं इंटीरियर सरफेस पर क्लेविकल और नेक प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर सरफेस की तरफ डायफ्राम होता है, डोर्सल सरफेस की तरफ वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स होती है, वेंट्रल सरफेस की तरफ स्टर्नम और रिब्स होती है, और लेटरल सरफेस पर रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो ये सभी स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, थोरेसिक केज का फॉर्मेशन करती है। और ये जो थोरेसिक केज है या जो थोरेसिक चेंबर है ये रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपन आगे देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की वो कितनी फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है ये मुख्य रूप से 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है इसकी जो प्रोसेस है वो कितनी फेजेस में कंप्लीट होती है,
3 फेजेज के अंदर कंप्लीट होती है। अब ये 3 फेजेज कौन कौन सी है? सबसे पहले इसके अंदर जो फेज आती है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन, या जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, ब्रीथिंग। दूसरी जो फेज होती है वो है ट्रांसपोर्ट एंड गैसियस एक्सचेंज। और तीसरी जो फेज आती है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कंप्लीट जो मैकेनिज्म होती है रेस्पिरेशन की ह्यूमन में, वो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो वेंटिलेशन की होती है, या जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट एंड गैसियस एक्सचेंज। इसके अंदर जो गैसेज है, ऑक्सीजन CO2, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका एक्सचेंज होता है। और तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है, तीसरी जो फेज आती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर सेल है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब इन तीनों फेजेस के बेस पर अपन कंप्लीट रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। तो देखिए वेंटिलेशन या ब्रीथिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो फेज है वो मैंने आपको बताई है वेंटिलेशन, या जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि वेंटिलेशन या ब्रीथिंग क्या होता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जो बाह्य वातावरण है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे ऑक्सीजन है वो लंग्स तक आती है। ठीक है, और जो CO2 है वो यहां पर CO2 है वो लंग्स से बाहर की तरफ निकलती है, आउट। लंग्स से CO2 है वो बाहर की तरफ निकलती है। ये जो प्रोसेस होती है उसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है उसको एनवायरमेंट से लंग्स के अंदर ग्रहण करना, बाहर से ग्रहण करना, और जो CO2 है उनको लंग्स के थ्रू बाहर की तरफ निकालना। यहाँ पर क्या प्रोसेस कहलाती है? वेंटिलेशन कहलाती है। तो वेंटिलेशन के अंदर ये 2 प्रोसेस होती हैं, यानी ऑक्सीजन है वो इंटर करती है, अंदर की तरफ इंटर करती है, यानी इनहेलिंग होती है। यहाँ पर इनहेलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? इसके अंदर, लंग्स के अंदर। और जो यहाँ पर इसके अंदर लंग्स से CO2 है उसकी क्या होती है? एक्सहेलिंग होती है, एक्सहेलिंग, यानी लंग्स से CO2 वो बाहर की तरफ निकलती है। तो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग क्या हुआ? ऑक्सीजन है उसका लंग्स तक आना, और जो CO2 है उसका लंग्स से बाहर की तरफ निकलना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहलाती है। अब ये जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, ये ब्रीथिंग की प्रोसेस 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, वेंटिलेशन की प्रोसेस है, वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। यानी इसके अंदर क्या आती है? 2 प्रोसेस उनको इंक्लूड किया गया। वेंटिलेशन में 2 प्रोसेस होती हैं। एक को तो अपन बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक को बोलते हैं एक्सपायरेशन। वेंटिलेशन है, इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, 2 प्रोसेस है उनको इंक्लूड किया जाता है। एक जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, दूसरी प्रोसेस है उसको एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इंस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन का कहां पर आना? लंग्स के अंदर आना। ऑक्सीजन है उसका लंग्स के अंदर
इंटर करना, अंदर की तरफ इंटर करना। और यहां से इसके अंदर एक्सपीरेशन क्या होता है, जो CO2 होता है उसका यहां पर जो CO2 है वो लंग्स से आउट होती है, लंग्स से CO2 का आउट होना, बाहर की तरफ निकलना क्या है, एक्सपीरेशन है। तो देखिए यहां पर इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन है वो लंग्स में इंटर होती है, वो तो इंस्पिरेशन हो गया। और एक्सपीरेशन क्या हो गया कि जो लंग्स है उससे जो CO2 है वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, आउट होती है, बाहर की तरफ निकलती है, यानी एक्सहेलिंग होती है, तो वो क्या है, एक्सपीरेशन है। अब इन दोनों के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपीरेशन की प्रोसेस है वो कैसी होती है। तो अपन यहाँ पर इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन तो देखिए इंस्पिरेशन जो होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है और तेज गति से होती है। कहने का मतलब है इंस्पिरेशन में ओनली 2 सेकेंड लगती है। कितनी सेकेंड लगती है, 2 सेकेंड के अंदर, यानी जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कितनी सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर इंस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस में देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसके कारण से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, प्लस यहां पर जो रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स है किसमें प्रेजेंट होती है, डायफ्राम में, डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं और रेडियल मसल्स हैं, इन दोनों के अंदर यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। इसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन होने से क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होकर डायफ्राम, यानी इसमें जब रेडियल मसल्स होती है डायफ्राम की, उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने से क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होकर ये एब्डोमिनल जो केविटी है, एब्डोमिनल केविटी, उस एब्डोमिनल केविटी की तरफ खिसक जाता है, यानी नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे जो थोरेसिक केविटी है उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेडियल मसल्स है जो डायफ्राम में पाई जाती है, तो डायफ्राम के अंदर क्या होगा, रेडियल मसल्स है वो प्रेजेंट होती है, उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने से डायफ्राम फ्लैट होकर एब्डोमिनल जो केविटी है नीचे की तरफ, उसकी तरफ क्या हो जाती है, खिसक जाती है। जैसे यहां पर इसके अंदर ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहां पर इसके अंदर ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस इसके अंदर दिखाई गई है। यहां पर देखिए, यहां पर ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये यहां पर इसके अंदर डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। तो इसमें क्या होगा कि डायफ्राम की जो मसल्स है इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ, डायफ्राम क्या हुआ, यहां पर इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये डायफ्राम है। अब इसमें क्या होगा, डायफ्राम के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो डायफ्राम है वो यहां पर नीचे की तरफ खिसक, यानी एब्डोमिनल केविटी है इसकी तरफ खिसक जाएगा और ये किस प्रकार का हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे ये जो इसके अंदर थोरेसिक केविटी है इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है।
दूसरी तरफ इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। इसमें कॉन्ट्रेक्शन होने से क्या होता है कि ये जो स्टर्नम है, ये ऊपर की तरफ खिसक जाती है। ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम है, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, खिसक जाती है। स्टर्नम ऊपर की तरफ खिसक जाएगी और ये जो रिब्स होती हैं, ये रिब्स हैं, ये रिब्स जो है वो बाहर की तरफ क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स, इन दोनों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने से डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट होकर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, नीचे की तरफ खिसक जाता है। दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ फैल जाती है या बाहर की तरफ निकल जाती है, और स्टर्नम है ये भी यहां पर इसके अंदर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण यानी स्टर्नम के ऊपर की तरफ खिसकने से, दूसरी तरफ रिब्स है उनके बाहर की तरफ निकलने से, और डायफ्राम है इनके नीचे की तरफ खिसकने से क्या होता है, ये जो एब्डोमिनल जो थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, इस थोरेसिक, ये है यहां पर थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। अब क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स पर प्रेजेंट जो सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा, और जो अंदर की तरफ एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम हो जाता है। यानी थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एयर का, और जो इन्वायरमेंट है वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर इंटर कर जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर क्या होगा, ये जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी जो लंग्स है उनसे, उनके ऊपर से प्रेशर हटेगा, और जो यहां पर इसके अंदर बाहर की तरफ एयर का जो प्रेशर वो अधिक होगा, अंदर की तरफ प्रेशर एयर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे बाहर से एयर है, बाहर से जो एयर है या ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है, बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ क्या कर जाएगी, इंटर कर जाएगी। तो ये है कंप्लीट इंस्पायरेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरी जो प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो देखिए एक्सपायरेशन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपीरेशन जो प्रोसेस होती है ये एक पेसिव प्रोसेस है, ये एक पेसिव प्रोसेस है, और ये 3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होती है। कितनी सेकेंड में कंप्लीट होती है, 3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होती है। इसमें क्या प्रोसेस होती है, एक्सपीरेशन में क्या होता है कि जो यहां पर जो डायफ्राम है और जो रिब्स की मसल्स है ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, यानी जो डायफ्राम है, रिब्स है, ये वापस से क्या आ जाती है, ये रिलैक्स हो जाती है। डायफ्राम रिब्स की जो मसल्स हैं वो क्या आ जाती हैं, रिलैक्स पोजीशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में आने से क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में आने से क्या होगा कि जो यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर इसमें क्या होता है, ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। अब रिलैक्स पोजीशन में जब आ जाती है तो डायफ्राम
वापस से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। स्टर्नम जो ऊपर की तरफ खिसक गई थी वो वापस से क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, दूसरी तरफ जो रिब्स हैं जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई थी, अब जब रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है तो ये वापस से क्या आ जाएंगी, पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाती है। कहने का मतलब होता है कि एक्सपीरियंसन की जब प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि जो डायफ्राम है, रिब्स हैं, ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। पूर्व स्थिति यानी डायफ्राम वापस से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, रिब्स हैं वापस से अंदर की तरफ खिंच जाएंगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्टर्नम है ये वापस से क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाती है। यानी सब रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। जिससे क्या होता है कि जो थोरेसिक केविटी है, उस थोरेसिक केविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। थोरेसिक केविटी का वॉल्यूम यानी कह सकते हैं अपन जो थोरेसिक केविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। लंग्स पर थोरेसिक लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होगा, सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पर लंग्स पर प्रेशर अधिक पड़ेगा, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो एयर प्रेशर है, अंदर की तरफ जो एयर प्रेशर है, ये अंदर की तरफ एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बाहर की तरफ इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का कम हो जाएगा, जिसके कारण से जो CO2 जो थोरेसिक केविटी के अंदर भरी हुई है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। यानी जो एयर है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसन की प्रोसेस में अपन ये क्या है, पेसिव प्रोसेस है। कितने समय कंप्लीट होती है, 3 सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, डायफ्राम रिब्स हैं वो वापस से रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, यानी स्टर्नम वापस नीचे की तरफ आ जाती है। इसके अलावा रिब्स है वापस अपनी उसी स्थिति में, पुनः उसी स्थिति के अंदर आ जाती है। ठीक है, डायफ्राम वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे थोरेसिक केविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लंग्स के ऊपर जो सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और अंदर की तरफ जो एयर प्रेशर है, अंदर की तरफ एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एयर जो लंग्स के अंदर भरी हुई है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये है प्रोसेस एक्सपीरियंसन की। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में अपन ने सबसे पहले देखा था कि जो रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट मैकेनिज्म होती है उसके अंदर 3 मुख्य रूप से फेज होती हैं। पहले जो फेज है वो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग की होती है, यानी जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करना, और CO2 है उसको बाहर की तरफ लंग से आउट करना, क्या है, वेंटिलेशन की प्रोसेस है। ठीक है, उसमें वेंटिलेशन की प्रोसेस में अपने देखा कि जो वेंटिलेशन की जो फेज है उसमें ओनली 2 फेज होती हैं, एक तो होती है इंस्पायरेशन और एक एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन है उसमें क्या किया जाता है, जो एयर है उसको बाहर से, बाहरी वातावरण से अंदर ग्रहण किया जाता है, और जो एक्सपीरेशन की प्रोसेस है उसमें जो एयर है उसको लंग्स से बाहर की तरफ आउट किया जाता है। दोनों ही प्रोसेस है, अपन ने देख लिए। अब देखिए इसके अंदर जो एक्सपीरेशन की प्रोसेस है, इसमें मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि इसके अंदर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी हेल्प करती है। तो ये देखिए जो फोर्सेबल ब्रीथिंग जो होती है, फोर्सेबल ब्रीथिंग होती है, उस फोर्सेबल ब्रीथिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हेल्प करती है। कैसे कि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ एयर भरी हुई है वो एक फोर्स के साथ बाहर की तरफ निकलती है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन जब तभी होगा जब फोर्सेबल ब्रीथिंग होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्सपीरेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एक्सपीरेशन जब होता है तो उस समय जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। वो ओनली कब होता है, जब फोर्सेबल ब्रीथिंग होती है, यानी फोर्स के साथ एयर उसको बाहर निकालना हो, तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं, हेल्प करती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है।
ठीक है, तो ये थी इसके अंदर वेंटिलेशन या ब्रीथिंग की मैकेनिज्म, यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की प्रोसेस। ये यहाँ पर इसके अंदर डायग्राम के थ्रू यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इंस्पायरेशन है, और ये जो इसके अंदर प्रोसेस दिखाई गई है ये किसकी है, एक्सपीरेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की नेक्स्ट जो यहाँ पर फेज आती है कि जो गैसेज होती हैं उनका एक्सचेंज है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो किस प्रकार से होता है। तो CO2 और ऑक्सीजन जो है उनका ट्रांसपोर्ट है, गैसियस एक्सचेंज है वो किस प्रकार से होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।